देश में सफलतापूर्वक स्टार्टअप्स की प्रगति को देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि देश में हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया के 6 साल पूरे होने पर पीएम ने इस बात का ऐलान किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सभी सुझावों, विचारों और नवाचारों को सरकार से पूरा समर्थन मिलेगा। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। 2022 का ये वर्ष भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और भी नई संभावनाएं लेकर आया है। आजादी के 75वें वर्ष में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। इतना ही नहीं, पीएम ने कहा कि जिस स्पीड और स्केल में आज भारत का युवा स्टार्टअप बना रहा है, वो वैश्विक महामारी के इस दौर में भारत की प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का प्रमाण है। पहले बेहतरीन से बेहतरीन समय में इक्का दुक्का कंपनियां ही बड़ी बन पाती थी, लेकिन बीते साल तो 42 यूनिकॉर्न देश में पड़ी हैं। जिस स्पीड और जिस स्केल पर आज भारत का युवा स्टार्टअप बना रहा है, वो वैश्विक महामारी के इस दौर में भारतीयों की प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का प्रमाण है। पहले बेहतरीन से बेहतरीन समय में भी इक्का दुक्का कंपनियां ही बड़ी बन पाती थी, लेकिन बीते साल तो 42 यूनिकॉर्न, 42 यूनिकॉर्न हमारे देश में बने हैं। हजारों करोड़ रुपए की ये कंपनियां आत्मनिर्भर होते आत्मविश्वासी भारत की पहचान है। आज भारत तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है, और मैं मानता हूं भारत के स्टार्टअप का स्वर्णिम काल तो अब शुरू हो रहा है। भारत की जो विविधता है, वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। आप अपने सपनों को सिर्फ लोकल न रखें, ग्लोबल बनाएं। इस मंत्र को याद रखिए, लेट अस इनोवेट फॉर इंडिया, इनोवेट फ्रॉम इंडिया। प्रधानमंत्री का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए स्टार्टअप उद्योगों की क्षमता में दृढ़ विश्वास रहा है। पीएम ने इसी के साथ ये भी कहा कि हमारा प्रयास देश में बचपन से स्टूडेंट्स में इनोवेशन के प्रति आकर्षण पैदा करने, इनोवेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का है, क्योंकि देश में इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हो रही है। उत्तर प्रदेश की महाभारत के रण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लिस्ट तैयार हो चुकी है, उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है। 3 दिन और 25 घंटे का मंथन और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने यूपी में बीजेपी की ओर से लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है।
यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने पहले और दूसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। बीजेपी की सूची में पहले चरण के 58 सीटों में 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। इसके अलावा दूसरे चरण की 55 में से 48 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की गई। वहीं पिछले काफी दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। फिर ये खबरें आई कि वो मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इन सब कयासों के बीच अब ये साफ हो गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सिराधु से चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। आइए सबसे पहले इस लिस्ट के कुछ अहम लोगों पर नजर डालते हैं। कैराना से मृंगांका से, शामली से तेजेंद्र सिंह नारवाल, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल, लोनी से नंद किशोर गुर्जर, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, नोएडा से पंकज सिंह, आगरा देहात से बेबी रानी मौर्य, मथुरा से श्रीकांत शर्मा। उत्तर प्रदेश के रण में पश्चिमी यूपी सबसे अहम है, क्योंकि यही पहले चरण का चुनाव है। पहले चरण के 4 दिग्गजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से चुनाव लड़ेंगे। मेरठ के सरदना से संगीत सोम, जबकि शामली से तेजेंद्र सिंह नरवाल पर पार्टी ने भरोसा दिखाया है। पश्चिमी यूपी में चुनाव के ये वो बड़े नाम हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। नाम हाई प्रोफाइल है और राजनीति में इनकी साख भी काफी मानी जाती है। यूपी में महाभारत के रण के पहले चरण को लेकर बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और शंखनाद भी कर दिया है। अब देखना यही है कि सीएम योगी का परंपरागत सीट गोरखपुर से ही चुनाव लड़ना और कई विधायकों के टिकट काटने से बीजेपी सत्ता की गद्दी पर फिर से काबिज होती है या नहीं, लेकिन ये तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा चुका है। कोरोना काल में रैलियों पर प्रतिबंध के बीच पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम चरण का मंथन जारी है। जातीय समीकरण देखे जा रहे हैं, किस पार्टी से गठबंधन करना है और अगर करना है तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। इसके लिए राजनीतिक बिसात पर मोहरे लगाए जा रहे हैं। वहीं इस बीच बीते 2 दिनों से आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की खबरों पर शनिवार को तब विराम लग गया, जब आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव से गठबंधन करने से मना कर दिया और कहा कि अखिलेश यादव को अब दलितों की जरूरत नहीं। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद है। अपमानित किया आपको? हाँ, ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। किसने सर? अखिलेश यादव ने। मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समय तक यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ। उनका जवाब अभी तक नहीं है। आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर इस दौरान कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव ये तय करके बैठे हैं कि समाज में दलितों की लीडरशिप नहीं खड़े होने देनी। कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर। फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। वरना मैं समझता हूं कि कल जब मैंने उनसे कह दिया था कि आप बड़े भाई आप तय कर लें, तो उनको मुझे बुलाना चाहिए था।
चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि उनका मकसद सिर्फ बीजेपी को हराना है। इसके लिए ही उन्होंने अखिलेश से लेकर मायावती तक से गठबंधन को लेकर चर्चाएं की, लेकिन किसी से बात नहीं बनी। लेकिन अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी है। चंद्रशेखर अभी भी विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की बात कर रही है। अगर आप ये भी सोचते हैं ना कि मुझसे तो नाम लेने की उम्मीद करते हैं, आप जाके उनसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। जब आप पूछेंगे तो मैं पर्सनली आपको नाम लेके बताऊंगा। मेरा काम है कि जो बटा हुआ विपक्ष है वो एकजुट, और मैं इसके लिए 2 दिन और प्रयास करूंगा पूरी जिम्मेदारी से। नहीं होगा तो भीम आर्मी के लोग आजाद समाज पार्टी को अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब हो कि पश्चिमी यूपी में दलित वर्ग पर चंद्रशेखर का अच्छा प्रभाव माना जाता है। इसे देखते हुए अखिलेश के साथ गठबंधन को लेकर काफी पहले से चर्चा हो रही थी, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस गठबंधन पर फुल स्टॉप लगने से उत्तर प्रदेश के समीकरणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पंद्रह जनवरी 2022 ये तारीख भारत की राजनीति के लिए काफी व्यस्त है, जहां पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक में कई पार्टियों ने इस साल होने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट साझा की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी की लिस्ट सामने आने के बाद पंजाब कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी पहली लिस्ट सामने रख दी है। सीटों के बंटवारे को लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सामने आ रही नाराजगी के बीच कांग्रेस ने आगामी पंजाब चुनाव में 86 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सीएम चन्नी चमकौर साहिब सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं राज्य प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई सोनू सूद की बहन मालविका सूद मोगा से चुनाव लड़ेंगी। वहीं मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मनसा से चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस बार पंजाब का विधानसभा चुनाव काफी अहम और कड़ी टक्कर का माना जा रहा है। पाकिस्तान की सीमा से सटे होने के साथ साथ हाल ही में पंजाब काफी सुर्खियों में रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक से खड़ा हुआ विवाद हो या सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मनमुटाव की खबरें, चाहे वो पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह का कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी से गठबंधन हो या फिर आम आदमी पार्टी का पंजाब की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश। इस बार के चुनाव में कांटे की टक्कर होना तय है। गौरतलब हो कि साल 2022 में जिन राज्यों में चुनाव है उनमें से पंजाब इकलौता राज्य है जहां पर कांग्रेस सत्ता में है। कांग्रेस सूबे में अपनी सत्ता के बचाव के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में जद्दोजहद कर रही है, तो आम आदमी पार्टी इस बार नंबर 2 से नंबर 1 बनने की जुगत में है। वहीं अकाली दल ने बसपा के साथ हाथ मिला रखा है, तो बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढिंसा की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.